नमस्कार, शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर वैभवी हाजिर है परिचर्चा की नई कड़ी के साथ। आज हम 133वें पायदान पर हैं, यानी कि 33वीं कड़ी 133वीं कड़ी लेकर आए हैं। जिम्मेदारी बढ़ रही है धीरे धीरे, क्योंकि हमारे जो आंकड़े हैं वो भी बढ़ रहे हैं। आज का जो विषय हमने चुना है वो विषय बहुत ही प्रासंगिक भी है, बहुत महत्वपूर्ण भी है। और हमें लगता है कि हम हर विषय जब भी हम परिचर्चा के लिए विषय चुनते हैं वो सभी प्रासंगिक और महत्वपूर्ण ही होते हैं। आज की जो परिचर्चा है उस परिचर्चा का जो विषय है वो विषय बहुत दूर से आया है। अगर मैं कहूँ कि 7 समुंदर पार से आया है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि हांगकांग में बैठा एक व्यक्ति जो हमें ये सुझाता है कि हमें इस विषय पर बात करनी चाहिए, और आज अतिथि वक्ता के रूप में वो मौजूद हैं। ये हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए बहुत है। और जो भी विद्वान वक्ता हमारे साथ जुड़े हैं उनका मैं अभिनंदन करूंगी, स्वागत करूंगी और उनका छोटा सा परिचय दूंगी, फिर हम इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज की परिचर्चा का जो हमने विषय लिया है वो विषय है भारतीय अर्थव्यवस्था में डिजिटलीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है, उसका क्या असर है, उस पर हम बात करेंगे। और बात बहुत खास भी है, बात बहुत महत्वपूर्ण भी। तो चलिए इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। धीरे धीरे हम अपने अतिथि वक्ता की ओर चलेंगे। सबसे पहले मैं आदरणीय डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह जी को सीधे आमंत्रित करती हूँ और आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ डॉक्टर साहब। आपने अपना समय दिया और इस परिचर्चा में आप शामिल हुए। वरिष्ठ साहित्यकार हैं, बहुत सुंदर गीत लिखते हैं और आप रिटायर्ड प्रोफेसर भी हैं। तो इस नाते भी एक जिम्मेदारी है कि हम आपके वक्तव्य सुने, और इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए आपका विशेष आभार और आपका हम अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ हांगकांग से विशाल पांचोली जी जुड़े हुए हैं, जो कि कमर्शियल एडवोकेट हैं और कॉर्पोरेट कमर्शियल एडवोकेट हैं। और इस जो मैंने कहा था कि दूर से आया है ये विषय विशाल जी आपकी देन है, और इस विषय पर, इस महत्वपूर्ण विषय पर हम बात कर रहे हैं। आपका साधुवाद और हमसे जुड़ने के लिए और इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद विवा जी। नमस्कार और सभी दर्शकों को नमस्कार। जी, हमारे साथ डॉक्टर कल्पना चौबे जुड़ी हुई हैं, जो कि पहले भी हमारे साथ जुड़ी हैं। एमए अर्थशास्त्र में किया है, पीएचडी किया है अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्री के रूप में आज मौजूद हैं, क्योंकि जब हम डिजिटलीकरण की बात करें, हम अर्थव्यवस्था की बात करें और हमारे किसी अर्थशास्त्री को अगर हम कार्यक्रम में ना बुलाएं तो हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली के कार्यक्रम में ऐसा होता नहीं है। हम हमेशा एक्सपर्ट के साथ रहते हैं, तो हमारे सभी अतिथि वक्ता आज एक्सपर्ट के रूप में मौजूद है और एक खास मेहमान हमारे साथ आज जुड़े हैं। इनका बहुत बड़ा योगदान हिंदी साहित्य संस्थान के कार्यक्रमों में रहा है, क्योंकि जिस डिजिटलीकरण की हम बात कर रहे हैं, जिस कार्यक्रम को हम आज देख रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं जो स्ट्रीम यार्ड है या और भी माध्यम से हम रूबरू होते हैं, जुड़ते हैं, वो सब कहीं न कहीं जो तकनीकी है उससे जुड़ा हुआ है। मैं अरविंद शर्मा जी का बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ। अरविंद जी बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन और विशेष आभार हमसे जुड़ने के लिए। आईटी प्रोफेशनल हैं आप, सोशल मीडिया को कंट्रोल में करना आपको बहुत अच्छे से आता है, और आपका विशेष आभार, क्योंकि हिंदी साहित्य संस्थान के लिए आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है हमेशा। और बहुत-बहुत आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। पटल के उस पार आदरणीय सुरेंद्र शर्मा सागर जी जुड़ गए हैं, जो कि हमारे पटल के मुख्य सलाहकार हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। सभी का स्वागत है। धीरे धीरे और भी वक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, और एक खास वक्ता हमारे साथ जुड़ने वाले थे लेकिन किसी कारणवश वो जुड़ नहीं पा रहे हैं, भारत जी, द्रवेश भारत। और उनका भी हम आभारी हैं, क्योंकि चलिए हो जाती है कभी चीजें इधर उधर, जिंदगी है, चलती रहती है। और चलिए आज इस परिचर्चा को हम शुरू करते हैं। और बड़ा विषय हमने लिया। विशाल जी, हांगकांग से आप जुड़े हैं, विषय आपने चुना, आप लॉयर भी हैं। बहुत कुछ तकनीकी दौर से हम चल रहे हैं, और अगर मैं छोटा सा कुछ कहना चाहूँ तो जब हम भारत में, मुझे लगता है 1960 के समय से
कंप्यूटर का थोड़ा-सा प्रादुर्भाव हुआ था भारत में, और जो प्रचलन में आया है वो मुझे लगता है कि 80-90 के दशक में, और अब तो घर-घर कंप्यूटर और बाकी चीज़ें जो डिजिटलीकरण की हम बात कर रहे हैं, हर क्षेत्र में वो थोड़ा फैला है। और एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि अगर प्रॉपर वे में अगर हम सही तरीके से डिजिटलीकरण की बात करें, जो भारत में उसका असर रहा, जो शुरू हुआ, वो हुआ है 1 जुलाई 1915 को, जब वर्तमान सरकार ने इस ओर ध्यान दिया। और देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए, चाहे वो हमारा भारत हो या और भी जो दुनिया के देश हों, अर्थव्यवस्था के लिए डिजिटलाइजेशन या डिजिटलीकरण का एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और बहुत कुछ उसके विकास का बहुत सारा हिस्सा उसके ऊपर निर्भर रहता है। तो इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए आज की परिचर्चा हम शुरू करते हैं। विशाल जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी और आपसे मैं जानना चाहूंगी कि इस विषय का चुनाव आपने किया, भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका जो प्रभाव पड़ रहा है वो किस तरीके से आप देख पा रहे हैं, क्योंकि आप विदेश में रहते हैं और भारत की बात कर रहे हैं। चूंकि भारत आपकी जन्मभूमि है तो जाहिर सी बात है, एक कनेक्टिविटी है, एक जुड़ाव है, एक प्रेम है, एक समर्पण है अपने देश के प्रति। तो ये जो विषय आपने चुना, क्या कुछ चल रहा था आपके दिमाग में, और आपको क्यों लगा कि हमको इस विषय पर बात करनी चाहिए? बहुत बहुत स्वागत है आपका। विभा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मुझे आमंत्रित किया इस परिचर्चा में, जो कि काफ़ी विशेष है हम सब लोगों के लिए। और सभी पैनलिस्ट का और सभी दर्शकों का मेरा नमस्कार। और इस विषय को चुनने का मेरा एक जो मेरे को प्रभाव मिला बाहर रहते हुए हांगकांग में, लोग इंडिया को आईटी सेक्टर के रूप में जानते हैं। मान लीजिए मैं कहीं जॉब लेने जाऊं हांगकांग में, तो वो मुझे कहेंगे यू मस्ट बी गुड इन आईटी, बिकॉज इंडिया में जो आईटी का जो एक रेवोल्यूशन आया है, जो क्रांति आई है, उससे ना सिर्फ इंडिया प्रभावित हुआ है, बट इंडिया ने सारे वर्ल्ड को प्रभावित किया है। आज हम 100 सैटेलाइट एक साथ छोड़ देते हैं स्पेस में, और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी जब 100 सैटेलाइट इसरो ने छोड़ी स्पेस में। जो प्रभाव उसका दुनिया में पड़ा कि भारत भी कुछ इम्पैक्ट रखता है, और भारत के लोग जो हैं वो काफ़ी, जो उनका जो दिमाग है और जो उनका मानसिक विकास है वो काफ़ी अग्रिम है। तो उसको लेते हुए मेरे मन में आया कि इसके प्रभाव को हम इंडिया में भी बताएं लोगों को, कि बाहर लोग कैसे सोचते हैं इंडिया के बारे में। आज वो इंडिया नहीं रहा कि लोग सोचते थे यहाँ पे पूजा पाठ एक अच्छी बात है, लेकिन लोग सोचते थे बड़े एक टैबू में जी रहे हैं लोग वहाँ पे इंडिया में। बट आजकल आप जानते हैं इंडिया को लोग सब आईटी सेक्टर के नाम से जानते हैं, और लोग बहुत इज्जत देते हैं जब हम बाहर रहते हैं। तो इसका प्रभाव इसलिए पड़ा और इसलिए विषय चुना गया। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से क्रांति आई है आईटी सेक्टर से लेकर, अब तो घर घर की बात हो गई है, और डिजिटलीकरण का जो एक दौर चला है 2015 के बाद, वो एक तरह की क्रांति मैं कह सकती हूँ, क्योंकि हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं और बहुत चीज़ें आसान हो गई हैं। पहले समय आज के समय में समय की भी बचत हो रही है, और श्रम भी कम लग रहा है। बहुत सारा है कारण, और बहुत सारी बातें हैं जो आज इस पटल के माध्यम से भी हम साझा करेंगे। डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह जी वरिष्ठ साहित्यकार हैं और हमसे ज़्यादा समय इन्होंने देखा है। तो मैं चाहूँगी कि आप अपने विचार ज़रूर रखें, क्योंकि आपने वो दौर भी देखा, अभी हम आपके सामने बच्चे हैं, आपने वो दौर भी देखा जब चीज़ें बहुत मुश्किल हुआ करती थी। अब चीज़ें थोड़ी आसान हो गई हैं, क्योंकि सब कुछ अब एक मोबाइल सेट है हाथ में, पूरी दुनिया मुट्ठी में है, सब कुछ आसान है। आप ट्रांज़ैक्शन कर लीजिए, आप टिकट बुकिंग कर लीजिए, आप कुछ भी कर सकते हैं अपने मोबाइल से। तो कहीं न कहीं आपका आपका पैसा अगर सही जगह लग रहा है, तो आपका समय बच रहा है। तो चीज़ें आसान हो गई हैं। तो आपने वो 2 दौर देखे हैं,
तो उस दोनों दौर में आपको अगर हम तुलनात्मक वर्णन करने को कहें, तो आप किस तरह से, और आपको क्या लगता है कि वाक़ई डिजिटलीकरण की वजह से जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो मजबूत हुई है या कमज़ोर हुई है? क्या है आपका पक्ष? और मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर हमें बताएँ और आपका हम पुनः अभिनंदन करते हैं। जी नमस्कार। समृद्ध मंच को मैं प्रणाम निवेदित करता हूं और प्रस्तावना के तौर पर जो कहा गया, मैं कुछ ग्राउंड रियलिटी की बात करूं, क्योंकि भारत के अर्थव्यवस्था की बात, भारत के अर्थव्यवस्था का जहां तक सवाल है, और ये भी था कि ये 1 जुलाई 1915 से वर्तमान सरकार ने, मेरी आवाज आ रही है ना, कि वर्तमान सरकार ने डिजिटलीकरण जो है, माने एक तरह से डिजिटल जो फेनोमेनॉन है, इससे हम आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। चाहे एक, और लोगों ने एक अपनी सुविधा के अनुसार, या जो भी सरकार जो रहती है, वो सरकार तो कम से कम इतना जरूर है कि अगर वो अच्छा काम करती है तो श्रेय उसको अपने आप मिलेगा, श्रेय मिलना तय है उसका। तो जब वर्तमान सरकार ने, और वर्तमान सरकार को के जो एक्शन और जो कार्य प्रणाली है, इसको सपोर्ट किया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन ने। ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन का जो रिपोर्ट आया, कि वो बताया कि 1 जुलाई जैसे 15 में आप कह रही हैं कि वो 2017 में 38.5 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2026 में 200 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की पूरी संभावना है और उम्मीद है। यह जो डाटा है, यह जो हाइपोथेटिकल टास्क है, यह वर्तमान सरकार को सपोर्ट करते हैं। मैं भारत के अर्थव्यवस्था की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि भारत की अर्थव्यवस्था जो आज भी, जैसे आपने कह दिया, जैसे आप प्रवासी भारतीय के रूप में हांगकांग में रह रहे हैं, बहुत सारे लोग प्रवासी भारतीय के रूप में हैं। हम लोग एक साथ मंच भी साझा करते हैं, कोई अमेरिका से है, कोई जर्मनी से है, कोई फ्रांस से है। तो वो लोग जो प्रवासी जो भारतीय के रूप में है, वो लोग वहां के डेवलपमेंट को देखते हैं। भारत एक ऐसा देश है कि एक प्रदेश जो है वो एक देश के बराबर है। अकेले उत्तर प्रदेश की बात अगर आप कीजिएगा तो वो कई एक देश से बड़ा है। तो भारत के अर्थव्यवस्था की जब बात होती है तो हमको टोक दीजिएगा, जहां समय हम अगर अधिक लूंगा तो मेरा फोकस भारतीय अर्थव्यवस्था पर, इंडियन इकोनॉमी पर अधिक होगा, क्योंकि मैं ये जानता हूं और मैं मानता हूं कि ये जो डिजिटलीकरण जो है, और डिजिटल जो इंडिया का जो ये है, इसमें मेरा हाथ भी तंग है और मुझको जानकारी भी कम है। मैं अक्सर कहते भी रहता हूं कि तकनीकी जानकारी हमको कम है, लेकिन जो डेटा जो कलेक्ट किया गया, भारत गांव का देश है। पहला बात कि भारत कृषि प्रधान देश है, और साथ साथ यह भी कहा गया कि भारत जो है वो ऋषि प्रधान देश है। तो कृषि को और धर्म को जब एक साथ जब आप मिला देते हैं तो वो टैबू के रूप में नहीं रहेगा, क्योंकि जब कृषि प्रधान हम देश कहते हैं और अर्थव्यवस्था को इसके साथ जोड़ते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जो किसानों की जो समस्या है, वह किसान जो अनाज पैदा करता है और अनाज पैदा करने के बाद उस अन्न का मूल्य निर्धारण करने का अधिकार उसको नहीं रहता। अर्थव्यवस्था सुदृढ़ कैसे होगी? एक ऐसा भी समय था
कि हम गेहूं को, हम चना को, हम गेहूं, चना और माने ये अरहर, इसको हम निर्यात करते थे। एक ऐसा भी समय आया कि हमें इन जो जरूरी चीज जो कि हम आयात करने वाले थे, उसको हम निर्यात करते हैं, उसको हम बाहर से मंगाते हैं। एक ऐसा भी हमारे यहाँ गन्ना जो है, गन्ने की खेती से आदमी अपना परिवार चलाता था, अपनी रोजी रोटी आजीविका चलाता था, और अपना हर काम करते हुए। लेकिन आज के डेट में आप गन्ना उगाने वाले किसानों की अगर स्थिति देखिएगा तो वो अत्यंत दयनीय है। इसलिए कि किसानों की जो समस्या थी, किसानों की समस्या का समाधान किसानों की इच्छा, उनकी आवश्यकता के अनुरूप नहीं हो रहा है, जो उनका डिमांड है। क्योंकि वही अनाज जब व्यवसायी वर्ग के पास जाता है तो अपने जरूरत के मुताबिक, क्योंकि किसानों का वो नीड ओरिएंटेड है लाइफ, किसानों नीड ओरिएंटेड है, सॉरी क्षमा कीजिएगा, किसानों की पूरी जीवनचर्या जो है नीड ओरिएंटेड है। उसको आवश्यकता रहती है, उसके घर में जब अन्न आ जाता है तो वही अनाज जब वो बेचता है व्यवसायी वर्ग के यहाँ तो सस्ता हो जाता है, और अपना ही अनाज जब उसको जरूरत पड़ती है, जब उसको खरीदना पड़ता है, तो वह अनाज जो है उसका वो महंगे दाम में, दुगने तिगुने दाम में उसको खरीदना पड़ता है। तो आप ऐसे सोचिए कि हमारा देश जो है, हमारा देश, हाँ डॉक्टर साहब, आपकी बात से हम सभी सहमत हैं, लेकिन चूंकि जो अर्थव्यवस्था की हम डिजिटल अर्थव्यवस्था की आज बात कर रहे हैं। डिजिटल तो हम वो कितना फलदायी हुआ है ये मैं कह रहा हूँ। वो उसके जो जिस प्रशिक्षण की जो आवश्यकता है, जिस शिक्षण और प्रशिक्षण की आवश्यकता है, आप सुदूर गांव में जाइए, उस गांव में जाकर आप जो कहिए कि नहीं, आपने जो कहा कि नहीं साहब इंटरनेट के द्वारा जो है आप उसको पूरा देख लीजिएगा, तो वो साक्षरता, वो शिक्षण, वो प्रशिक्षण क्या हम भारतीय समाज को और भारत के अर्थव्यवस्था को सुदृढ़। मैंने एक किसान की समस्या लिया, क्योंकि किसानों की समस्या से हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, क्योंकि हमने ये बताया कि एक समय विशेष में जो चीज हम आयात करते थे, निर्यात करते थे, वही सामान आज वही खाद्य पदार्थ आज हमको आयात करना पड़ता है बाहर के मुल्कों से। अब देखिए दूसरी बात कि हम सब जानते हैं कि हमारा देश जो है वह मिक्स्ड इकोनॉमिक्स की एक है डॉक्टर कल्पना मैडम, तो मिक्स्ड इकोनॉमी कंट्री माना जाता है। मिक्स्ड इकोनॉमी कंट्री का कंसेप्ट है कि पूंजीवाद जो है समान रूप से फल फूल रहा है, पुष्पित हो रहा है। और जब आप जिस माने डिजिटल इंडिया की जब चर्चा करते हैं उसका क्या प्रभाव है, तो मैं कहूंगा कि कुछ ऐसे सेक्टर, ऐसे लोग हैं जो समानांतर अर्थव्यवस्था कायम करने की स्थिति में, कुछ घराने ऐसे हैं जो समानांतर अर्थव्यवस्था कायम करने की स्थिति में। आप अगर कह दीजिएगा कि नहीं अमेज़न से गांव के लोगों को, आप जब कह दीजिएगा कि नहीं फ्लिपकार्ट से, अगर मैंने इसको एसोसिएट करके और तब देखिएगा तो बड़ी दुविधा हो जाएगी। क्योंकि समग्र रूप से जब हम अर्थव्यवस्था पर बात करते हैं तो वहां पर आपको देखना होगा कि जब हम एक तरह से समाजवादी होने का दावा करते हैं और दूसरे तरफ समाजवाद के साथ साथ पूंजीवाद को समान रूप से फलने फूलने और पुष्पित पल्लवित होने का समान रूप से अवसर मिलता है। एक अर्थशास्त्री हुआ, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, मैडम सहमत होंगी, नर्क्शे ने कहा कि किसी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए पूंजी का निर्माण जरूरी है। पूंजी का निर्माण कैसे होगा? इंडस्ट्रियल एरिया में अगर आप जाइए तो मैनेजमेंट, और हमको टोक दीजिएगा, हमको जहां रुकना होगा तो, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था पर
मेरा कुछ समय अधिक हो सकता है। मैनेजमेंट और एम्प्लॉय माने श्रमिक वर्ग, लेबर, दोनों में रिफ्ट, दोनों में टेंशन है। अगर आप जो हमारे प्रवासी भारतीय हैं, अगर वो आकर देखेंगे तो ये कहेगा कि बताइए, कल तक ये रोजी रोटी के लिए तरसता था, आजीविका के लिए तरसता था, आज अगर रोजी रोटी अगर मिल रहा है, रोजी रोटी अगर आज इसको मिल रही है, तो आज वो कह रहा है कि नहीं, हमारे उद्योग पर मेरा भी भागित्व होना चाहिए। और इसी को महात्मा गांधी ने कहा कि ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, और ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया कि दो वर्गों के बीच जो खाई है उसको हम प्रेम और सहयोग के माध्यम से दूर करेंगे, और जो लोग व्यवस्थापक और प्रबंधक हैं वो मजदूर वर्ग, क्योंकि उससे आपके आउटकम में वृद्धि हो रही है। आउटकम जब होगा तभी देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर लेबर को जी डॉक्टर साहब थोड़ी देर के लिए रोकूंगी आपको, क्योंकि अर्थव्यवस्था के बारे में जो कह रहे हैं, चलिए आपकी बात से हम सहमत हैं। अलका मिश्रा हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और सुदर्शन शर्मा सुधी जी जो पटल की संयोजिका हैं जुड़ गई हैं। निरुपमा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आपको विशाल जी, आपको उन्होंने नमस्कार कहा है, और सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जुड़े रहिए, बने रहिए। अरविंद जी के पास चलेंगे। अरविंद जी, आईटी सेक्टर से आप हैं, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान आज के समय में है, और मुझे लगता है डिजिटल इंडिया की अगर हम बात कर रहे हैं, या हम बात कर रहे हैं तकनीकी भारत की, और जब हम अर्थव्यवस्था को भी सुदृढ़ बनाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो तार हैं वो जुड़े हुए हैं। और जब डिजिटल इंडिया की बात करते हैं या डिजिटलाइजेशन की बात हम करते हैं, उस समय एक बहुत बड़ा तकनीक आता है हमारे बीच, और उस तकनीक से हम एक दूसरे को जोड़ते हैं। गांव से शहर जुड़ गया, शहर से देश जुड़ गया, तो कहीं ना कहीं। और आईटी सेक्टर से चूंकि आप हैं, और विशाल जी ने जब कार्यक्रम शुरू किया था उसी समय उन्होंने बोला था कि इंडिया आईटी, भारत जो है हमारा वो आईटी सेक्टर का हब है। तो उस क्षेत्र से आप आते हैं, तो डिजिटलीकरण का क्या महत्व है, हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या कुछ असर पड़ रहा है, और आपके नजरिए से कौन सी ऐसी बात है जो कहीं चर्चा में हमसे न छूट जाए, तो मैं चाहूंगी कि उस पर आप प्रकाश डालें। आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच का। इतना बड़ा मंच हो चुका है, और सच में गर्व की अनुभूति होती है यहाँ पे आके कुछ अपनी बात को रखने के लिए। हमारे साथ जितने भी गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अलग अलग चीज़ में एक्सपर्ट हैं, उनको भी मैं अभिनंदन करता हूँ। और मैं शुरुआत इस बात से करना चाहूँगा कि जैसे अब इस मंच पे हम आके आपस में बात कर पा रहे हैं, विशाल जी देश के बाहर से जुड़े हुए हैं, हांगकांग से जुड़े हुए हैं, और हम सभी लोग भी देश की अलग अलग कंट्री के अलग अलग जगह से पॉसिबल है जुड़े हुए हों। तो ये संभव है, आपस में हम बातचीत कर पा रहे हैं, किसी विषय पर चर्चा कर पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो ये चर्चा चल रही है, ये जो हिंदी साहित्य संस्थान की जो ये श्रृंखला चल रही है, कहीं ना कहीं ये कंटिन्यू चल पा रही है, ये बहुत बड़ी बात है। और जब हम इस डिजिटलाइजेशन को अपने अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ते हैं, तो कई सारे पहलू यहाँ पे हमारे सामने आते हैं। मैं कुछ बातें यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा, बाकी कितने सीनियर लोग हैं, मेरा अनुभव तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो मैंने देखा है और जो मैंने समझा है वही चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा। देखिए, एक मैं अपना खुद का अनुभव बताना चाहूँगा कि अभी 3 दिन पहले की ही बात है, मैं अपनी फैमिली को रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के लिए गया था। वो घर वापस जा रहे थे, यहाँ मेरे पास आए हुए थे। तो मैंने जब स्टेशन पे गया, उनका तो टिकट बुक था, लेकिन जब मुझे वहाँ पे जाना था तो मुझे प्लेटफॉर्म टिकट लेना होता है, पता ही होता है हमें, प्लेटफॉर्म टिकट लेना होता है, क्योंकि मुझे जाना नहीं था, मुझे सिर्फ छोड़ना था। तो मैंने एक एप्लीकेशन देखा, मैंने कहा इसके लिए भी कुछ सॉल्यूशन होना चाहिए कि मैम वहाँ पे लंबी लंबी लाइन है, बड़ा स्टेशन है दिल्ली का, तो उस पर लंबी लाइन होगी, करीब 1-2 घंटा पहले मेरे को जाना पड़ सकता है, क्योंकि हो सकता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो। तो मैंने देखा कि इसका कुछ ऑनलाइन सॉल्यूशन भी इसका कुछ होना चाहिए। तो मैंने एक एप्लीकेशन खोजा, UTS, अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम, UTS उसका एप्लीकेशन का नाम है।
उस एप्लीकेशन से मैंने क्या किया कि जब मैं स्टेशन पर पहुंचने वाला था, उसके पहले ही उसमें ऑप्शन आता है कि आप प्लेटफॉर्म टिकट एक क्लिक से, सिर्फ एक क्लिक करेंगे, उससे आप प्लेटफॉर्म टिकट ले सकते हैं। और वो वैसे ही वैलिड है जैसे कि आप वहाँ पे स्टेशन पे लंबी लंबी लाइन में लग के और फिर आप प्लेटफॉर्म की टिकट लेते हैं और वहाँ पे दिखाते हैं। तो मैंने देखा ये कितनी बड़ी बात है। ये जब मुझे ऑफिस जाना था, मुझे छोड़ने जाना था, उसके बाद मेरा कितना टाइम बचा, और टाइम के साथ साथ जो सुविधा हुई मुझे इतने आसानी से मैं कर पाया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और जब ये बात आती है कि हम डिजिटल तरीके से सारी चीज़ें इतनी आसानी से कर पा रहे हैं, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़ आजकल चल रही है, वो है साइबर अपराध। जैसे कि पहले जब हम घर पे अपना पैसा रखते थे, घर पे अलमीरा में, अपना तिजोरी में अपना सारा पैसा रखते थे, तो कहीं न कहीं हमें आवश्यकता होती थी कि हम ताला अच्छे से लगाएँ, हमारी सिक्योरिटी अच्छे से हो, सारी चीज़ अच्छे से हो। इसी प्रकार से जब हम अपना बैंक में पैसा रखते हैं, और मैक्सिमम पैसा बैंक में रखते हैं, और यहाँ तक कि ट्रांज़ैक्शन भी जब हम ऑनलाइन करते हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम वहाँ भी इस चीज़ का बहुत पालन करें कि वहाँ पे क्या चीज़ हमारे साथ अनहोनी हो सकती है, कहाँ हमारे साथ एक साइबर अपराधी हैं, वो एक्चुअली मैं अपराधी ही कहूँगा, क्योंकि वो हमारे घर में भी डाका डाल सकते हैं और हमारी बैंक में रखे हुए पैसे पे भी डाका डाल सकते हैं। तो उन अपराधियों के साथ कैसे बचें, उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमारी जो कुछ लोग हैं जो सिर्फ इसका फ़ायदा लेने के लिए आते हैं, और अच्छा बात है, फ़ायदा लेना ही चाहिए, लेकिन उसमें जो सजगता है वो बहुत ज़रूरी हो जाती है। तरह तरह के चीज़ें आ रही हैं जिसके माध्यम से साइबर अपराधी प्रयास करते हैं कि हमें कहीं न कहीं हमारी जो मेहनत की कमाई है उसको लूट लिया जाए। तो उसमें बचने का प्रयास और लगातार उसके बारे में जानकारी, मतलब क्या-क्या चल रहा है उसके बारे में जानकारी हमें उसकी लेती रहनी चाहिए। कहाँ-कहाँ किस माध्यम से हम लोगों को सजग कर सकते हैं। यदि हमें कुछ नई जानकारी हमें प्राप्त होती है, तो हम अपने दोस्तों को, व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह चल गया है, इतनी सारी चीज़ें चल गई हैं, वहाँ पे हम शेयर कर सकते हैं कि ये नई चीज़ आई है और इसके बारे में हमें सजगता लेनी चाहिए। अननोन एप्लीकेशन को और कई सारी वेबसाइट पे हमें विजिट नहीं करना चाहिए। कुछ एसएमएस आते हैं, उन पे क्लिक नहीं करना चाहिए। ये कई सारी चीज़ें हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए, और इन सभी चीज़ों के माध्यम से ही हम अपनी अर्थव्यवस्था को, अपनी जो भारत तेज़ी से जो विकास की तरफ बढ़ रहा है, उसमें अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। और कहीं न कहीं जो देश जब डिजिटल तरीके से चीज़ें होती हैं, तो हमें पता ही है, बहुत ज़्यादा अर्थशास्त्री इसमें होने की ज़रूरत नहीं है, कि जो पैसा हमारे पास था, हमारे हाथ में था, जेब में था, सबके पास मान लीजिए एक-एक रुपए भी जेब में था, और आज एक-एक रुपए वो जेब में ना होके बैंक में है, तो कहीं न कहीं वो पैसा यूज़ हो रहा है। वो किसी को लोन देने के लिए यूज़ हो रहा है, वो किसी को बिज़नेस बढ़ाने के लिए यूज़ हो रहा है, वो किसी न किसी पर्पज़ से यूज़ हो रहा है। तो ये जो डिजिटल तरीके से चीज़ें हुई हैं, उससे अर्थव्यवस्था इतना तेज़ी से बढ़ रही है और आगे बढ़ेगी, बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। और ये सारी चीज़ें मेरी जो ऑब्जर्वेशन थी, मैंने बताने का प्रयास किया। बहुत-बहुत धन्यवाद बोलने का अवसर देने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद पुनः। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका अरविंद जी, और बिल्कुल सही कहा आपने, जिस तरीके से, चूँकि हमने साइबर क्राइम पर पहले भी बात की थी, और ये डिजिटलीकरण का एक पहलू है जो हमने देखा कि जैसे कि आपने कहा, बहुत सारे दर्शक श्रोता जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी बहुत सारी बातें उन्होंने कमेंट के द्वारा लिखी हैं कि धोखाधड़ी बहुत बढ़ गई है, और जो बुजुर्ग हैं वो अभी तक डिजिटल इंडिया से या डिजिटल कैंपेन से नहीं जुड़ पाए हैं, क्योंकि उनको इतनी तकनीकी जानकारी नहीं है, या उन लोगों को जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो दिक्कत है। लेकिन चलिए, एक सुधार। जी, अरविंद जी, आपको भारी मन से अनुमति देती हूँ कि आप अपने कार्य के लिए जाएँ, क्योंकि अरविंद जी को जाना है, और आपने अपना कीमती वक़्त हमें दिया, उसके लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और इसी तरह हमारी परिचर्चा से जुड़े रहिए, और हमें अच्छा लगता है जब आप सब आते हैं, और तब आते हैं जब आपने पहले एपिसोड से हमारे साथ कदम से कदम मिलाया है, तो ये एक और खुशी की बात है। और तमाम दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि अरविंद शर्मा जी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने स्ट्रीम यार्ड चलाना मुझे सिखाया, और स्ट्रीम यार्ड के माध्यम से हम कार्यक्रम कर पाए हैं। तो अरविंद जी, मैं हमेशा हिंदी साहित्य की ओर से और व्यक्तिगत अपनी ओर से आपकी आभारी रहूंगी, जो आपने हमारे लिए किया है।
बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह आप आया कीजिए, हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मंचिका जी नमस्कार। तो हम बात कर रहे थे विशाल जी, कल्पना जी, डॉक्टर साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। जब हम डिजिटल इंडिया की या पैनल डिजिटलाइजेशन की हम बात करते हैं या उन तकनीकी की बात करते हैं जिससे हमारी अर्थव्यवस्था पर बहुत गहरा और बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। हमारी अर्थव्यवस्था आज बहुत सुदृढ़ हो गई है, बहुत मजबूत हो गई है, और वो दिन दूर नहीं जब भारत, मुझे लगता है, सबसे नंबर 1 पर होगा। तो ये सब चीजें आसान हुई हैं, जैसे कि विशाल जी ने कहा कि तकनीकी की वजह से, आईटी सेक्टर की वजह से वो तमाम बातें हैं। कुछ बातें ये भी हैं कि हमारे, अगर मैं थोड़ा आंकड़ा अगर आपको देना चाहूँ तो जो ग्रामीण क्षेत्रों जो डाकघर हैं, उनकी जो शाखाएं हैं, 12,000 डाकघरों की जो शाखाएं हैं वो इलेक्ट्रॉनिक रूप से उसको जोड़ा गया, ताकि वो हम मतलब शहर से जो गांव की जो दूरी थी, बहुत लंबी दूरी थी, उसको काटने की कोशिश की गई है, उसे थोड़ा कम करने की कोशिश की गई है। मेक इन इंडिया के पहल ने भारत में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र में भी सुधार किया है। और अगर मैं डिजिटल योजना की बात करूं, भारत की बात करूं, जीडीपी की बात करूं, तो 2025 में $1 ट्रिलियन तक बढ़ने का अनुमान है, वो आंकड़े बता रहे हैं। अर्थशास्त्री होने के नाते, चूंकि तमाम बातें आपने सुनी, आपने अरविंद जी को भी सुना, आपने डॉक्टर साहब को भी सुना, आपने विशाल जी को भी सुना, मुझे तो आप सुन ही रही है, मेरा तो काम ही है बोलना। खैर, साबिर परवेज हमारे साथ जुड़ गए हैं। साबिर जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ, और पुनः जन्मदिन की आपको शुभकामनाएं। आपका जन्मदिन कल था, लेकिन आज भी हम पटल के माध्यम से आपको शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि आप हिंदी साहित्य संस्थान की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। और हमारे साथ डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी जुड़ गई हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। नेहा शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई है। नेहा, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। तमाम सुधी श्रोताओं से एक ही गुजारिश करती हूँ, डॉक्टर विनीता साहनी भी जुड़ी हुई है, अभिनंदन है आपका। कार्यक्रम को शेयर करते रहिए, और हमारा यूट्यूब का चैनल है हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली, उसे भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। डॉक्टर कल्पना, विशाल जी मैं आपके पास आऊंगी। डॉक्टर कल्पना से हम बात करते हैं, चूंकि अब हमारे पास कम वक्त बचे हैं और थोड़ा सा समय है हमारे पास, तो हम बृहत बातें कर सकते हैं जी। आपने सबकी बातें सुनी। भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए जो डिजिटलीकरण की जो एक प्रस्तावना भारत सरकार की ओर से लाई गई थी, और बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है, जैसा कि उन्होंने कहा कि चीजें, समय बच रहा है हमारा, हम लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ता, अब तुरंत मोबाइल के माध्यम से हम कहीं हवाई यात्रा करें या हम रेलगाड़ी की यात्रा करें, हमारे लिए टिकट आसानी से हमें मिल जाती हैं। तो बहुत सारी, सिर्फ यही नहीं, बहुत सारी सुविधा है। हम बिजली का बिल भी पहले लाइन लग के जमा करते थे, अब हम एक मोबाइल पर क्लिक करते हैं और बिजली का बिल जमा हो जाता है। तो सब कुछ एक दूसरे से जुड़ गया है, और किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए यदि समय का बचाव होता है तो समय भी बहुत महत्वपूर्ण है जी। तो इस विषय पर एक अर्थशास्त्री होने के नाते आपके क्या विचार हैं, और आप किस तरीके से इस बात को लेती हैं, और हमारे दर्शकों को क्या कुछ समझाना चाहती हैं? आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम विश्व गुरु भारत देश को प्रणाम करते हुए यहाँ उपस्थित सभी विद्वान जनों को नमस्कार, और साथ ही डिजिटलीकरण को भी धन्यवाद, क्योंकि इसी के माध्यम से हम आज इस चर्चा में एक साथ उपस्थित हैं। सर्वप्रथम तो ये बात आती है मैम कि डिजिटलीकरण है क्या। तकनीकी रूप से कहा जाए तो एक अपने डाटा को कंप्यूटरी भाषा में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हम उसे डिजिटल कहते हैं। लेकिन एक अर्थशास्त्री दृष्टिकोण से यदि मैं कहूँ तो इसे कहूंगी कि एक कम्युनिकेशन है सभी उद्योगों के बीच, व्यापारियों के बीच, फार्मर्स के बीच, चाहे वो छोटे स्तर के आर्थिक क्रिया में लगे हों चाहे बड़े स्तर पर लगे, उनके बीच जो एक आर्थिक संबंध स्थापित हो रहा है वही है हमारा डिजिटलीकरण,
या उसे हम बोल सकते हैं आर्थिक कनेक्टिविटी। इस आर्थिक कनेक्टिविटी या हमारा ये डिजिटलीकरण क्या आज की देन है? तो नहीं, ये तब से हमारे देश में है जब से हमने कंप्यूटर का प्रयोग या मोबाइल का प्रयोग प्रारंभ किया है, क्योंकि आज के समय में कंप्यूटर और मोबाइल एक दूसरे को कनेक्ट करने का सबसे बड़ा और उचित माध्यम है। सर्वप्रथम तो 1956 में हमने पहला कंप्यूटर खरीदा हमारे देश ने, HEC 2M। उसके पश्चात 1975 में IBM ने पहला पर्सनल कंप्यूटर बनाया, फिर HTML, BSNL, इस प्रकार हमने एक विकास की राह पकड़ ली और 2014 तक हमने डिजिटलीकरण को अपनाया। लेकिन जो हमको एक मंच चाहिए था जिससे चारों तरफ से, हर ओर से डिजिटलीकरण का प्रभाव एक एक व्यक्ति तक पहुंच जाए, एक एक क्षेत्र तक पहुंच जाए, यह कार्य हुआ हमारा 2015 में 1 जुलाई, जब भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम लाया। इस डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ तथ्यों को बताऊंगी, क्योंकि विषय इतना बड़ा है कि बहुत लंबा समय हो जाएगा, इसलिए कुछ चीजों को मैं जरूर बताऊंगी। एक आया हमारा ब्रॉडबैंड हाईवे, यानी तेज नेटवर्किंग को देना। ई गवर्नेंस जिसमें आप अपने जितने भी कार्य हैं जो सरकार से रिलेटेड हैं, आप कंप्यूटर के माध्यम से, डिजिटल माध्यम से घर बैठे या कहीं एक संस्था में जाकर के अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। 2,75,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्किंग, जिसके द्वारा 15 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ा गया, जिससे हमारे गांवों को और खासकर किसानों को इससे बहुत लाभ की प्राप्ति हुई है। डिजिटल गांव की स्थापना करने का प्रयास किया गया है और इसमें सबसे बड़ा योगदान रहा है यूपीआई कोड। यूपीआई कोड से तो हर कोई आज परिचित है। आज बड़ी संस्थाएं ही नहीं बल्कि एक मंदिर के बाहर नारियल और फूल बेचने वाले भी यूपीआई कोड का प्रयोग करते हैं और जो उनकी इनकम है वो सीधे सीधे उनके बैंक अकाउंट में जाती है। यूपीआई कोड का आज जो प्रयोग है उससे अनुमान है कि 2026-27 तक प्रतिदिन 1 बिलियन की लेन देन होगी। स्मार्टफोन आज के दिन में 650 मिलियन हमारे देश में एक्टिव है। इस प्रकार कहा जाए। डॉक्टर कल्पना, एक बात और मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप अपने आंकड़े जरूर हमें बताएं और मैं चाहूंगी थोड़ा जल्दी बताएं, क्योंकि बहुत सारी बातें आपसे करनी है और डॉक्टर साहब भी आ गए हैं, उनसे भी कुछ जानकारी लेनी है, तो और विशाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करनी है। जो डिजिटल इंडिया है या जो चीजें आप बता रही हैं या जो चीजें हम जानते हैं, अगर हम डिजिटल इंडिया की बात करें या डिजिटलाइजेशन की बात करें, जिसके माध्यम से हमारे बैंक अकाउंट में तुरंत पैसे चले जाते हैं, या अगर हम कहीं लेन देन करते हैं या किसी बाजार से सामान खरीदते हैं, तो वो जो एक टैक्स होता है, टैक्स पेयर जो व्यक्ति है जो टैक्स पे करता है, टैक्स भरता है, कुछ लोग चोरी भी करते थे, टैक्स नहीं भरते थे, तो डिजिटल इंडिया के माध्यम से टैक्स की बचत हो रही है, टैक्स मतलब डायरेक्ट सरकार तक पहुंच रही है। डिजिटल से सबसे बड़ा फायदा यही हुआ है मैम कि आज हमारे बैंक में पारदर्शिता आई है। प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, हर जगह जो वेतन दिए जा रहे हैं वो सीधे बैंक अकाउंट में आते हैं, जिससे ये पता चलता है कि आपकी इनकम कितनी है। तो जो हम टैक्स चोरी करते थे वो चोरी से अब बचाव हुआ है, जिसके कारण हमारे देश की आर्थिक स्थिति विकसित हुई है, क्योंकि देश की जो राष्ट्रीय आय है उसकी गणना में सबसे बड़ा योगदान कर का होता है। जब टैक्स बढ़ रहे हैं, टैक्स दे बढ़ रहे हैं, मतलब हमारे जो राष्ट्रीय आय है उसमें वृद्धि हो रही है और ये विश्व मंच पर हमारे देश की एक आर्थिक सुदृढ़ स्थिति को दर्शाता है। वहीं दूसरी ओर जो हमारा डिजिटल है इसने ग्रामीण क्षेत्रों को भी लाभ दिया है। अभी ये चीज मैं सहमत हूं कि अभी जो शिक्षा है, जो हमारा डिजिटल शिक्षा है, इसका गांव तक अभी थोड़ा सा कम असर है, लेकिन हम जिस प्रकार से सावधानियां और शिक्षाएं जब उन तक पहुंचाएंगे तो मुझे लगता है कि हमारा पूरे गांव, सभी गांव डिजिटल गांव बनने में अधिक समय नहीं लगेगा। इसमें सबसे बड़ा फायदा यह आता है कि जो किसान है
उन तक सही जानकारियां पहुंच रही हैं। दूसरा चीज, उनको जो ऋण लेना है वो कम दर पर ऋण जो प्राप्त हो रहा है वो डायरेक्ट उनके अकाउंट में जा रहा है, अर्थात किसान का पैसा किसान के ही हाथ में जा रहा है। उनको जो भी सब्सिडी दी जा रही है वो भी सीधे उनके अकाउंट में जा रही है, यानी बीच में उनका पैसा कोई भी व्यक्ति नहीं छीन सकता। तो ये ग्रामीण स्तर पर किसानों को ये फायदे हो रहे हैं। वहीं डिजिटल इंडिया का सबसे बड़ा प्रभाव जो हमने देखा था वो है हमारा कोविड के समय। स्वाभाविक है, कोविड इतनी बड़ी समस्या थी कि विश्व की अर्थव्यवस्था बिगड़ी है, तो हमारे भारत में भी अर्थव्यवस्था में नुकसान हुआ। लेकिन जो डिजिटल इंडिया जो हमारा बना, इसका सबसे बड़ा लाभ ये हुआ कि जिनको मेडिसिन की जरूरत थी, डिजिटल माध्यम से मेडिसिन उन तक पहुंचा। जिनको बेड चाहिए थे उनको बेड उपलब्ध हुए। जिनको भोजन की व्यवस्था चाहिए थी या मनी की व्यवस्था चाहिए थी, तो वो भी इस डिजिटल के कारण ही हम कर पाए। इस प्रकार कोविड में रहते हुए भी हम जो संघर्ष कर पाए, इसमें सबसे बड़ा सपोर्ट हमारा ये डिजिटलीकरण का रहा। और वहीं डिजिटलीकरण ने हमको आर्थिक रूप से उठने का भी अवसर दिया। जहां कोविड ने कई लोगों के हाथों से उनकी नौकरियां छीनी, जहां एक दुकानदार पहले 10 नौकर रखता था, कोविड के बाद अगर वो दुकान खोल रहा है तो उसकी भी आर्थिक स्थिति बिगड़ी है। हो सकता है उसने 5 नौकर रखे हो, 5 को उसने हटा दिया, वो 5 क्या करें? तो इस डिजिटलीकरण ने उनको एक अवसर दिया। जो घर में पापड़ बनाने में एक्सपर्ट है, उन्होंने डिजिटलीकरण के माध्यम से अपने पापड़ का एडवर्टाइज किया और वहां से उन्होंने अपने एक रोजगार को प्रारंभ किया। जो छोटे मोटे व्यापार कर सकते हैं, उन्होंने इसी डिजिटलीकरण के माध्यम से अपने व्यापार को उठाया और उनके हाथ में भी एक रोजगार की प्राप्ति हुई। डिजिटलीकरण वो एक माध्यम है जो ना केवल हमको आर्थिक क्षेत्र में लाभ दे रहा है, बल्कि हमारे सांस्कृतिक क्षेत्र में भी लाभ दे रहा है। जिस प्रकार विशाल सर ने कहा कि कह लो पूजा पाठ वाला एक देश समझा जाता था, तो आज पूरा विश्व ये जान रहा है इसी डिजिटलीकरण के कारण कि ये पूजा पाठ पूर्णतः साइंटिफिक है और हर पूजा पाठ के साथ एक व्यापार, एक उन्नति, एक आर्थिक विकास कहीं ना कहीं जुड़ा है। क्योंकि हर पूजा के साथ हम जितनी चीजें खरीदते हैं वो अलग अलग छोटे बड़े व्यापारी से ही लेते हैं और वही चीज उनको आर्थिक लाभ पहुंचा रही है। किसके माध्यम से हो रहा है? यूपीआई के माध्यम से, यानी सीधे उनके अकाउंट में हम डाल रहे हैं। उस पर दूसरी बात सर ने बताई कि गए थे रेलवे स्टेशन पर, उन्होंने टिकट बुक करवाई, तो उस बुकिंग से उनका जो 2 घंटे जो लाइन में खड़े होते, वो टाइम जो उनका बचा, ऐसे ही बहुत लोगों के टाइम बच रहे हैं अलग अलग चीजों में जो हमको ई गवर्नमेंट से प्राप्त हुआ है। चाहे आप आधार कार्ड बना रहे हो, चाहे आप फार्मिंग से रिलेटेड कोई भी कागजात बना रहे हो, उसमें जो आपकी टाइमिंग की नौकरशाही से जो बचत हो रही है वो आप अपनी कार्य क्षमता में उपयोग कर रहे हैं। यानी एक व्यक्ति की हम कार्य क्षमता का भी हम बचाव कर रहे हैं, जो कि हम वो अपने आर्थिक सुधार में या अपने आर्थिक क्रियाओं में लगा सकते हैं। कल्पना जी, थोड़ी देर के लिए आपको रोकूंगी अभी, क्योंकि आप अपने आंकड़े अपने थोड़ा संभाल के रखिए, क्योंकि ये बात करनी है। विशाल जी, जैसे कि अरविंद जी भी कहकर गए कि चीजें बहुत आसान हो गई हैं, अब समय की बचत होती है, और आईटी सेक्टर में जो आपने कहा कि इतना बड़ा भारत हो गया है, सब कुछ आसान है आज के समय में। विदेश में रहकर भारत की जिस अर्थव्यवस्था की हम बात कर रहे हैं, कल्पना जी कह रही हैं कि बहुत सुधार है, और कहीं ना कहीं एक अर्थशास्त्री होने के नाते अर्थ से जो हम बात करते हैं, हम भौतिक रूप से बात करते हैं, पैसे की बात करते हैं, तो भारत सुदृढ़ हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चूंकि आप इतनी दूर बैठे हैं, वहां से जब आप भारत को देख पा रहे हैं, तो डिजिटलीकरण की वजह से, डॉक्टर साहब ये प्रश्न आपके लिए भी है, डिजिटलीकरण की वजह से, विशाल जी पहले उत्तर देंगे, उसके बाद डॉक्टर साहब देंगे, आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा नुकसान अर्थव्यवस्था को हुआ हो या भारत की संस्कृति को हुआ हो? क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए विभा जी, डिजिटलीकरण जो है उसके फायदे ज्यादा हैं और नुकसान कम है। नुकसान जो हमारे बच्चों के जो संस्कार हैं आजकल, जो वो हर चीज देख लेते हैं एक फोन पे, वो एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बन चुका है। लेकिन हमारा देश ऐसा है जिसमें
हमारे जो पारिवारिक मूल्य हैं वो काफी सुदृढ़ हैं, और उन पारिवारिक मूल्यों की वजह से हम उसको अच्छी तरह ओवरकम कर जाएंगे एक ना एक दिन, और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जब मैं भारत देश को यहाँ से देखता हूँ, हांगकांग से, तो कई विकसित देश तक इतना डिजिटलीकरण नहीं कर पाए हैं जितना कि भारत में हुआ है। भारत एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, भारत की जनसंख्या बहुत है, भारत का जो रूरल एरिया है, अर्बन एरिया है, उसमें काफी डिफरेंस है। जो ग्रामीण क्षेत्र है और जो शहरी क्षेत्र है उसमें एक बहुत बड़ा गैप अब भी है। ये मैं मानता हूँ कि लोग वहाँ पे शिक्षित नहीं हैं, लेकिन धीरे धीरे सब चीजों को हम ओवरकम कर जाएंगे, क्योंकि भारत एक विकासशील नहीं, अब विकसित देश होने जा रहा है और लोग इसको पहचानते हैं। और ये काफी कुछ डिजिटलीकरण का जो एक गति है वो बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे, क्योंकि जिस गति से हमने ओवरकम किया है उस गति से तो जिन्होंने ये बनाया है, जिन्होंने ये इन्वेंशंस करी हैं, वो भी नहीं कर पाए। तो जिस 10, 15, 20 साल में अगर आप इतनी गति से अपनी अर्थव्यवस्था को 5वें पायदान पे ले आएंगे और उसमें 12 से 15% डिजिटलीकरण की वजह से होगा, तो आप समझ लें कि कितना फायदा हमारे देश को हो रहा है डिजिटलीकरण की वजह से। और डिजिटल सिर्फ आपके दुनिया में आपकी पहचान नहीं है, आप अब दुनिया से बाहर भी स्पेस में जा रहे हैं, और मैंने सुना है कि आप स्पेस लाइट बनाने जा रहे हैं। इसरो ने ऐलान कर दिया है कि हम जो है स्पेस में इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन करेंगे, और जिससे फायदा हमारे देश को होगा। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि डिजिटलीकरण कितना इम्पोर्टेंट है देश के लिए। आप अपने देश की सुरक्षा कर सकते हैं। आप बिल्कुल विशाल जी। हाँ जी 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 जी, बहुत बहुत सही कहा आपने। देश की सुरक्षा ही नहीं कर सकते, जो एक सुदृढ़ भारत की जो परिकल्पना है हमारे जहन में, और इस परिकल्पना को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, वो एक सेतु का काम कर रहा है डिजिटली। एक चीज और मैं कहूंगा बेवा जी, कि जो हमारे देश का मानसिक स्तर है, विकास है, वो जो छुप गया था कुछ सालों के लिए, बाहर के आक्रमणकारी लोग आए, ब्रिटिश लोग आए, मुगल लोग आए, और फिर उसके बाद भारत गुलाम रहा। लेकिन जो हमारी जो मानसिक जो स्तर था, जिसकी पहचान छुप गई थी कुछ 200, 300, 500 साल के लिए, वो दोबारा एक गति प्राप्त कर रही है डिजिटल जो 2015 के बाद। तो ज्यादातर लोग जो हैं उस अपने को पहचान पाए हैं कि हम कुछ हैं, और जिससे उनके मानसिक विकास, ये एक कहते हैं कि आंतरिक विकास है हमारे देश के लोगों का, जिससे आगे जाके हमें बहुत फायदा होगा। और भारत एक शांति प्रिय देश है, और वो हर लिहाज से इस दुनिया में शांति प्रिय देश के रूप में जाना जाएगा। ये मेरा कहना है। बाकी आप बहुत बढ़िया विशाल जी, बहुत बहुत अभिनंदन। सुंदर परिचर्चा को, इस विषय को देने के लिए आपका अभिनंदन। संगीता कुमारी हमारे साथ जुड़ी है, उन्होंने लिखा है कि अहम मुद्दे पर चर्चा के लिए बहुत बहुत आभार और बहुत बधाई। संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत ही सुंदर। विशाल जी आपको लिखा है उन्होंने, और डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी ने लिखा है हिंदी साहित्य संस्थान को बधाई इस विषय को चुनने के लिए। और डॉक्टर साहब आपका भी अभिनंदन किया है सुरेंद्र शर्मा सागर जी ने, और भी हैं महानुभाव। लेकिन एक बात आई है सामने कि डिजिटलीकरण की वजह से सबसे ज्यादा जो फायदा है वो है गांव वासियों को मिला है, जिससे जनधन योजना के प्रारंभ से जो चीजें सुधरी हैं, उनके पास पैसे आते हैं, और लोग किसान, मजदूर, फुटकर विक्रेता से जो चोरी के मामले हुए हैं वो कम हो गए हैं, और अब सीधे सीधे आप सरकार की योजनाओं से जुड़े हुए हैं। सीधे तौर पर अगर हम ये कहें कि पहले जानकारी नहीं होती थी, बहुत दुर्लभ होता था समाचार मिलना, या आजकल मिनट में चीजें वायरल हो जाती हैं, मिनट में पोस्ट वायरल हो जाती है, मिनट में वीडियो वायरल हो जाती है, और सबको सब कुछ पता चल जाता है। डॉक्टर साहब, इस विषय पर अगर आपकी मैं राय कहूं या संदेश कहूं, आप अर्थव्यवस्था को किस रूप में आज देख रहे हैं?
सुदृढ़ बना है डिजिटलीकरण की वजह से, या आपको कुछ और सुधार लग रहा है कि सुधार होना चाहिए? एक राय मैं चाहूंगी कि जल्दी से आप एक राय दें हमें। स्वागत। माइक बंद है आपका, माइक खोल लीजिए। ये जो मैसेज आया तो एक कोई श्रीमान है, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहिबा कहते तो हमको लगता कि कल्पना जी भी हैं मैडम उनके बारे में, लेकिन डॉक्टर साहब की जो बात है वो घिसी पिटी पुरानी, तो हम तो लोग थोड़ा जितने लोग हैं उसमें पुराने तो हैं ही, और मुझे पूरी बात नहीं कहने दी गई, और चूंकि भाई एक स्तर तो है ही बात करने का, परिचर्चा का, इसके जो डिजिटल इंडिया का जो ये कंसेप्ट है 2015 के बाद से लेकर आज तक, इसका पॉजिटिव भी है और इसका निगेटिव भी। ऑनलाइन खरीदारी जो है बड़ी सुविधा होती है, बड़ी समय की बचत होती है, ये सारी बातें। टिकट जो है रिजर्वेशन अगर होता है एयरपोर्ट में, हवाई टिकट के लिए हो चाहे ट्रेन के लिए टिकट हो, उसमें समय की बचत, घर बैठे बैठे आप उसका रिजर्वेशन करा लेते। लेकिन इससे कोई बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था पर असर नहीं पड़ने वाला है। जब आप ये कहते हैं, गौर कीजिए, जब आप ये कहते हैं, क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों में मैसेज जो आया, कहा कि स्मॉल इंडस्ट्री जो है वो लगभग, मैडम ने कहा कि पापड़ बनाने वाले लोग या और जो खुदरा जो लघु पूजा उद्योग करने को वाले फर्क लोग, पड़ा है जी। आप अपनी सुनिए, बात रखिए जी। हाँ, तो उस पर जो है उसका प्रभाव पड़ा है, यूपीआई के माध्यम से वो चला जाए, उसके अकाउंट में सीधे सीधे चला। मैं आपको बताऊं कि ऐसे डॉक्टरों को मैं जानता हूं जो सूचना दे दी गई है कि ऑपरेशन का फी जो है वो ऑनलाइन नहीं होगा, वो कैश में देना होगा। मैं स्वयं दुर्घटनाग्रस्त हुआ और सबसे बड़े डॉक्टर, नाम मैं ले रहा हूं, पटना के, जो कि राष्ट्रपति पुरस्कार से माने ये है ऑर्थोपेडिक में, उनके यहाँ लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा कि जो भी पैसा है वो ऑनलाइन नहीं देना है, चेक से नहीं देना है, कैश में देना है। तो अच्छा? मैडम ने जो कहा, कल्पना जी ने, कि और आपने कहा कि जो कर की जो चोरी होती है, हम लोगों का सारा चीज, हर चीज एकदम ओपन, मतलब खुली किताब है, उसमें आपको पता चलेगा कि इनकी सैलरी कितनी है, इनका पर ईयर कितना टैक्स जो है इनको कटना है, वो कट जाएगा, आप छटपटा के रह जाइएगा, आप नहीं बचा पाइएगा। लेकिन ये बड़े बड़े लोग कर की चोरी कर लेते हैं और उससे अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक उसका असर पड़ता। मैं कह रहा हूं कि मैंने जब इंडस्ट्रियल की बात, डॉक्टर साहब एक बात पूछनी है। इस तरह जो उनके बोर्ड पर डॉक्टर साहब के लिखा हुआ है जो आप कह रहे हो, तो क्या इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है? कोई इस तरह से कार्रवाई की बता रहा हूँ, कार्रवाई की बात कर रहे हैं, वही कह रहे हैं कि साक्षरता की बात जो है, एक ऐसा व्यक्ति आया जो कि ये माने बिहार भर के लोग पूरा जानते हैं कि उसने उनको फोन किया और 1 करोड़ की मांग। मेरा स्वयं, मेरे हाथ का ऑपरेशन हुआ और उन्होंने स्वयं नहीं किया, और फिर दोबारा मुझे 3 महीने के अंदर ही फिर दोबारा ऑपरेशन। तो मैं सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, जितने लोग जो कि उस सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के हैं, जिनको कि कर देना चाहिए, टैक्स देना चाहिए। अभी आप देखिए कि जो जियो मार्ट में जो बात है, वो अचानक उसका तेजी से बढ़ जाना, अचानक उसका रेट जो बढ़ जाना, सारे लोग बीएसएनएल की ओर जा रहे हैं। तो वो पैसा कहां से आता है? आप जो खर्च, मैंने जो कहा कि एक समानांतर अर्थव्यवस्था कायम करने वाले घराने हैं, और हमारे यहाँ जब मिक्स्ड इकोनॉमी कंट्री, जो सिस्टम नहीं बदलेगा तो अर्थव्यवस्था सुदृढ़ नहीं होगी, वो पैटर्न नहीं होगा। आप 2017 से आप घिसी पिटी
आप इस बात को कह लीजिए, मैं विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं कि 2017 के पहले का पिछड़ा रूस आज किस स्थिति में है। तमाम डमाडोल की स्थिति आई, लेकिन 2017 के पहले का पिछड़ा रूप और आज का रूप, दोनों में कितना अंतर है आप देख सकते हैं। ये क्योंकि वहां पर उपभोग करने वाले, आप गौर कीजिएगा, आपके प्रतिभा के अनुकूल आपसे काम लिया जाता है और आपके आवश्यकता के अनुसार आपको पारिश्रमिक दिया जाता है। समाजवाद का एक सबसे बड़ा फार्मूला है कि आपकी जो प्रतिभा है उस प्रतिभा के अनुकूल आपसे काम लिया जाए और आपके आवश्यकता के अनुसार आपको पारिश्रमिक दिया जाए। जब ये सिस्टम नहीं लागू होगा, छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ाने की बात हुई तो गांधी ने मशीनीकरण का गांधी जी ने विरोध किया। इसलिए विरोध किया कि उसको ऊपर से देखने पर लगेगा कि कितने लोग, जो गांवों का अगर देश है, तो जब मशीनीकरण का अगर प्रचलन होगा तो उसमें बहुत सारे लोग छटनीग्रस्त भी हो जाए, जिनका लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, जिनका लेवल ऑफ एस्पिरेशन अगर कम है तो वो उसके लिए इफिशिएंट नहीं माने जाएंगे और वो छट जाएंगे। उनके अंदर एक रिएक्शन फॉर्म होगा और रिएक्शन फॉर्म करने पर वो किसी न किसी रूप में देश के आर्थिक विकास में घातक। मैं कह रहा हूं कि इसका पॉजिटिव भी है और इसका निगेटिव भी है। छोटे छोटे बच्चों को आप देखिए, आज 7 बरस 6 बरस 7 बरस की अवस्था में बच्चों के पास अगर नहीं है तो वो बच्चे रिएक्शनरी हो जाते हैं और उसका निगेटिव प्रभाव पड़ता है। मोबाइल का इतना नकारात्मक बच्चों के ऊपर पड़ता है। तो मेरे कहने का, आपने कहा कि इसका सकारात्मक कि नकारात्मक, इसका नकारात्मक प्रभाव अधिक और सकारात्मक प्रभाव कम। डॉक्टर पॉजिटिव भी है। आने वाले समय में मैं बताना चाहती हूँ कि हमारी परिचर्चा का प्रारूप बदलेगा और मैं आज इस बात को यहाँ पर पुष्टि करती हूँ इस बात की। कुसुम सिंह अभिचल जी हमारे साथ जुड़ गई हैं कानपुर से, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। हमारे साथ विजेंद्र गुप्ता जी जुड़े हुए हैं हांगकांग से, अभी भारत में हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। हमारे साथ विनीता साहनी जी, डॉक्टर विनीता साहनी लगातार बनी हुई हैं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। जिस प्रारूप की मैं बात कर रही हूँ, आज मैं घोषणा करती हूँ कि आने वाले जो भी विषय हमारे होंगे उसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं पर चर्चा होगी। कुछ लोग सकारात्मक पहलू पर बात करेंगे और कुछ वक्ता नहीं मैं मैडम एक मिनट मैं लूंगा। आपने लिखा, आपका जो विषय था उस विषय में ये समाहित है, क्योंकि ये डिजिटलीकरण का प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था, तो ये अपने आप में प्रश्नवाचक चिन्ह रखा अंडरस्टूड है जी। हमने प्रश्नवाचक चिन्ह भी रखा है कि प्रभाव किस तरह पड़ रहा है। और चौबे जी, डॉक्टर चौबे, आपके पास आने का समय हो गया है क्योंकि अब हमारे पास समय ज्यादा नहीं बचा है। विशाल जी, अगर कोई संदेश आपके पास हो तो आप मुझे जरूर अंत में दें। और कुसुम जी ने लिखा है कि हिंदी साहित्य संस्थान को नमन करती हूँ। आपको नमन है, आपकी उपस्थिति को नमन है, सुंदर संयोजन के लिए बधाई दे रही हैं। बहुत बहुत आप सबका आभार। आप सब जुड़ते हैं तभी हमारी परिचर्चा बहुत अच्छी होती है, क्योंकि हम दोनों पहलू पर बात करेंगे आने वाले समय में, तो शायद परिचर्चा का एक नया रूप सामने आएगा और आनंद आएगा, क्योंकि जब हम दोनों तरफ की बातें सुनेंगे तब परिचर्चा एक जो है अलग दिशा में और परिसंवाद नहीं हो पाता, परिसंवाद नहीं हो पाता है। इसलिए कि एक आदमी ने, जैसे मान लीजिए कि किसी ने कहा, तो हम अपनी पुरानी तमाम मान्यताओं को बदल दें क्या? नहीं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अपनी पुरानी तमाम मान्यताओं को बदल दें क्या? जो कंसेप्ट है, जो अप्रोच है, उस अप्रोच और कंसेप्ट को बिल्कुल धराशायी कर दें क्या? यूपीआई से चला जाता है। लेकिन मैंने तो उदाहरण दिया कि बड़े बड़े लोग कर की चोरी कर रहे हैं और उसका असर, नकारात्मक असर पड़ रहा है अर्थव्यवस्था। बहुत दुखद बात है ये, जो हम इस पटल के माध्यम से। और कल्पना जी, आपने देखा होगा कि हम जब भी परिचर्चा करते हैं ना, तो हम हमेशा, विशाल जी, कोशिश यही रहती है कि हम सच्चाई बयां करें।
हम हाँ, किसी तरह बिल्कुल सच है। और जी, निष्पक्ष और ईमानदारी, मान लीजिए कि वर्तमान सरकार ने 2015 में इसकी शुरुआत की, तो ऐसा नहीं है कि हम सरकार के अंग नहीं हैं, हम भी सरकार के साथ हैं। बिल्कुल सही लेकिन बात। अगर अगर वो बात हम कहें कि जियो मार्ट का इतना अचानक बढ़ गया, अचानक लोग जो है बीएसएनएल की तरफ जो उनका रुख मने मुड़ गया, और उस शादी विवाह में जो खर्ची, ये भारत की देखिए बात है। ये जी बिल्कुल डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह जी, एक बात कहना चाहती हूँ कि जियो की बात आप बार बार कर रहे हैं, तो मैं एक बात कहूँ कि जब जियो फ्री में मिल रहा था तब उसका लाभ लोगों ने उठाया, भरपूर उठाया, और अब पैसे ज्यादा देने पड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये कंपनी का अपना एक रूल रेगुलेशन है, हम कुछ नहीं कर सकते। जब वो फ्री में दे रहे थे तब भी हम स्वागत कर रहे थे, और जब उन्होंने पैसे बढ़ाए तो हमारी मजबूरी है, अगर हम उस नेटवर्क के अंदर हैं तो हमें पैसे देने पड़ेंगे। कल्पना जी, कैलकुलेशन हम लोग भी दे रहे हैं, हम लोग आलोचना भी कर रहे हैं और दे भी रहे हैं। हमारा जी जियो जी से ही चल रहा है, दे भी रहे जी हैं। और जी चूंकि बिल्कुल ईश्वर ने इतना बनाया है कि हम लोग दे सकते हैं तो दे रहे हैं। लेकिन जी मैं तो बिल्कुल इन बिल्कुल टोटो बात कर रहा हूँ, समग्रता में बात कर रहा हूँ, भारत की बात कर रहा हूँ, गांव की बात कर रहा हूँ, गरीबों की बात कर रहा हूँ, मैं उनकी जी बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब बिल्कुल। और कल्पना जी, जी समाहित करना है कार्यक्रम को, और आप अपने जो बातें रह गई थी अधूरी, क्योंकि अब हमारा समय तो बाहर चला गया 1 घंटे से, लेकिन मैं चाहूंगी जल्दी आप मैं उसको बहुत समेट। छोटे से मैं कंक्लूड जी करती हूँ मैम। जी डिजिटलीकरण हमारे देश के लिए और हमारी आर्थिक व्यवस्था के लिए निस्संदेह लाभकारी रहा है। चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग हो, मनोरंजन में डिजिटलीकरण हो, चाहे बैंकिंग में हो, हर जगह हमारे लिए लाभ दिया है। आज के समय में 86% डिजिटल लेन-देन हमारे देश में हो रही है, और 137 करोड़ आधार कार्ड बन चुके हैं। इस प्रकार हम बोलें तो आर्थिक स्थिति में डिजिटलीकरण का बहुत सकारात्मक प्रभाव हमको प्राप्त हुआ है। निस्संदेह ये बात भी सत्य है कि इसमें कहीं न कहीं कुछ खामियाँ हैं, और उस खामियों का कारण ये है कि डिजिटलीकरण की जो साक्षरता होनी चाहिए, उसके प्रति जो समझदारी होनी चाहिए, वो ज्ञान हमें हर स्तर तक पहुँचाने की ज़रूरत है। साथ ही कुछ एक ऐसे कड़े कानून भी लाने की ज़रूरत है, जिससे साइबर क्राइम रोका जा सके, और जहाँ पर भी इस प्रकार की समस्याएँ आगे और आ सकती हैं, उसके लिए हमको सावधानी भी रखनी आवश्यक है, जिसमें हमारा ओटीपी एक सबसे अच्छा माध्यम है। ओटीपी में यदि हम थोड़ा समझदारी रखें, तो हम किसी भी प्रकार के साइबर क्राइम से बच सकते हैं। वहीं दूसरी ओर सर ने जैसे कहा कि लिखा हुआ है कि आपको कैश में देना है, तो उसे पता है कि लोग वहाँ आकर कैश में देंगे, इसलिए उसने लिख कर रखा है। अब ये हमारी समझदारी है कि हम इस चीज का किस प्रकार से विरोध करें, क्योंकि जब तक आम जनता इन चीजों को स्वीकार नहीं करेगी और अपने आप को जागरूक नहीं करेगी और गलत का विरोध करना नहीं सीखेगी, तब तक इस प्रकार की चीजें होंगी। इसलिए यदि हमें डिजिटलीकरण में लाभ लेना है, तो सावधानियों को भी हमको अपने साथ लेकर चलना होगा, जागरूकता को भी अपने साथ लेकर चलना होगा। आज के समय में यूपीआई के विश्व के में हम भारत जो है विश्व को लीड कर रहा है, क्योंकि आज भी यूपीआई का कोई तोड़ विश्व के पास नहीं है। तो इस प्रकार कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि कुछ सावधानियों के साथ, कुछ जागृति के साथ हम डिजिटलीकरण को बहुत तेजी से आगे ले जा सकते हैं, और आगे जा रहा है। और डिजिटलीकरण निस्संदेह रूप से भारत को विश्व के सामने एक सबसे मजबूत आर्थिक पक्ष के रूप में खड़ा करेगा। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। जी जी विशाल जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं अंत में एक बात कहना चाहूंगा कि जो डिजिटलाइजेशन इन इंडिया है, उसको लेकर सर ने कई बातें कही। मैं उनका सम्मान करता हूं, क्योंकि वो काफी वरिष्ठ है मुझसे। और जो पैन कार्ड और बैंक अकाउंट और ये आधार कार्ड को लिंक किया गया है, इससे जो पारदर्शिता आएगी आने वाले वक्त में, वो इस कर चोरी पे काफी भारी पड़ने वाली है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो हमारी सरकार है वो इन सबको बहुत ही पारदर्शिता लानी चाहती है इस स्तर पे, कि सबको कनेक्टिविटी उनकी लगाना चाहती है। तो ये मैं सर को अश्योर करना चाहता हूँ कि कर की चोरी बहुत कम हो जाएगी डिजिटलीकरण की वजह से।
उसके लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और अंबानी, अडानी और बाकी सब लोग भी इस देश का हिस्सा हैं, तो अगर उन लोगों ने तरक्की कर ली, और चाहे वो जैसे भी आई, समाज में एक गैप बढ़ गया, लेकिन उन्होंने तरक्की करी इस देश में, वो इस देश का नाम है, तो उनको भी एक तरह से हमें नहीं करना चाहिए। इस तरह जो एक प्रोसेस है उस पर विश्वास रखना चाहिए। तो यही मैं अंत में कहना चाहता हूँ। बाकी सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें सुना। विशाल जी, बहुत बहुत आपका आभार। डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह जी, आपका विशेष आभार। और एक बात जरूर कहना चाहती हूँ कि अर्थव्यवस्था की हम बात कर रहे हैं, सुदृढ़ हुई या नहीं हुई या क्या कुछ हुआ, उन तमाम पहलुओं पे हमने बात की। हमारे साथ भारत जी नहीं जुड़ पाए, और वो जुड़ते तो उनके कुछ और विचार, कल्पना जी, हम सुन पाते। हमारे साथ अरविंद शर्मा जी जुड़े, उन्होंने भी अपने विचार व्यक्त किए कि डिजिटलीकरण की वजह से बहुत कुछ आसान हो गया है। डॉक्टर साहब ने अपने अनुभव रखे, क्योंकि हमसे ज्यादा बसंत उन्होंने देखे हैं। बसंत श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करती हूँ बसंत जी, आपने अपना समय दिया। सभी सुधी हैं, श्रोता हैं, उन सबका विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे साथ लगातार सभी बने हुए हैं, और कुकी ओम प्रकाश जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जो कि हमारे किरदार जिंदगी का हिस्सा रहे हुए हैं। तो आप सभी का मैं विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। डॉक्टर कल्पना, आपका विशेष आभार, क्योंकि एक अर्थशास्त्री का होना, क्योंकि अर्थव्यवस्था की जब हम बात करते हैं तो अर्थशास्त्र को जानने वाला, उसको समझने वाला व्यक्ति का होना बहुत जरूरी है। और अलग अलग पहलुओं पे हमने बात की। डॉक्टर साहब ने दोनों पक्षों को रखा कि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू पर उन्होंने बात की। आप सभी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। अगली बार हम एक नए विषय पर बात करेंगे, और जिस डिजिटलीकरण से भारतीय अर्थव्यवस्था को जोड़ने की हमने कोशिश की, मुझे लगता है सकारात्मक कोशिश हमारी रही है, और वाकई अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हुई है। आने वाले समय में विश्व गुरु तो भारत है ही, और भी चीजें सुधरेंगी और चीजें अच्छी होंगी। कुछ जो डॉक्टर साहब ने कुछ चीजें जो उसके नकारात्मक पहलू हैं, उस पर भी मुझे लगता है इस कार्यक्रम के माध्यम से बातें दूर दूर तक पहुंचेंगी, तो कहीं ना कहीं जो सरकार के रोल में है, जो चीजें हैं, वो वहां तक भी हमारी आवाज पहुंचे, तो शायद हमारी परिचर्चा के जो अलग अलग विषय रहे हैं, उन विषयों के माध्यम से जागरूकता अगर फैलती है, या जागरूकता हम करने की जो कोशिश कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने की, वो उस कोशिश में एक कोशिश आज भी हमने की, और मुझे लगता है बहुत सफल कोशिश हमारी रही है। तो पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ, और अगली बार नई परिचर्चा के साथ, नए विषय के साथ फिर हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आपने पोस्टर जब बनाया तो बाकी सारे लोगों को, चूंकि एक्सपर्ट, और मैंने पोस्ट भी जो किया, ये सारे विद्वजनों के बीच मैं भी उसमें हूँ, तो साहित्यकार करके आपने दिया। तो मुझे इस मोबाइल वाले युग में और इंटरनेट के युग में अपने अग्रज कवि की 2 पंक्ति में कहकर, वो संदेश भी है कि हर फैसला, हमारे अग्रज कवि है उदय प्रताप सिंह, प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह, कि हर फैसला होता नहीं टिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है, जरा देख भाल। क्या बात, बिल्कुल सही। मोबाइल युग के आशिक क्या जाने मोहब्बत होती है क्या चीज, पहले के लोग रख देते थे खत में कलेजा निकाल। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप सभी का पुनः आभार व्यक्त करती हूँ। अगली बार नई परिचर्चा के साथ, नए विषय के साथ, नए वक्ताओं के साथ आप सभी का स्वागत रहेगा, आप सभी का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ संध्या, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। और आप सभी को मित्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, सभी लोगों को